तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल होम ट्यूशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में, है ना। मिरर क्या होते हैं, मिरर कितने तरह के होते हैं। मिरर में पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्म होता है तो उसमें क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये मिरर होता क्या है ना। तो कह सकते हैं ना कि मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उस पे आने वाले लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसको कि ये मिरर कैसे होते हैं और कैसे इमेज फॉर्म्स करते हैं। पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। चलिए, ये लिखा हमने कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड दैट कैन रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी कि ये मतलब इतना स्मूथ होता है, इतना पॉलिश होता है कि उस पर पड़ने वाले लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसे कहते हैं हम लोग मिरर। अब मिरर होते कितने तरह के हैं, है ना। तो मिरर हम लोग पढ़ते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं। पहला मिरर हमारा है प्लेन मिरर। अब ये जो मिरर का टाइप है ना, वो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। ये डिसाइड होता है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग। अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फ्लैट है, वो प्लेन है, कहलाएगा प्लेन मिरर। अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो वो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। अब कर्व्ड में कैसे कर्व्ड है, अगर एक स्फीयर का पार्ट है तो स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। अगर एक पैराबोला का पार्ट है तो वो एक पैराबोलिक कहलाएगा, है ना। चलिए सब देखते हैं हम लोग। तो ये प्लेन मिरर क्या हो गया कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो। यानी कि ये एक मिरर हो गया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये कैसा है, प्लेन है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम और एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि ये जो हम लोग मिरर बनाते हैं, तो मिरर बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, एक ग्लास का प्लेट लिया और उस प्लेन ग्लास लेंगे तो प्लेन मिरर बनेगा। अब क्या करते हैं, उसके पीछे में जिधर से रिफ्लेक्शन करना है उधर नहीं, उसके पीछे साइड में हम लोग सिल्वर की कोटिंग करते हैं, है ना। और सिल्वर की कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर से एक और हम लोग कलर कोटिंग कर देते हैं ताकि सिल्वर हमारा प्रोटेक्टेड रहे। बच्चों यहाँ पे हम इसको रोकते हैं। अब आते हैं एक दूसरे फैक्ट पे आते हैं कि क्या आपको पता है कि जिस ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है हमें वो कलर क्यों दिखता है, कैसे दिखता है। सपोज करते हैं एक रोज़ जिसका कलर रेड है, तो वो रेड क्यों दिख रहा है। रोज़ के प्लांट का लीफ का कलर वो ग्रीन है, वो ग्रीन क्यों दिख रहा है। तो इसके पीछे का कहानी क्या है वो समझते हैं हम लोग। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो दिखने का कारण ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट अपने पर आने वाले 7 कलर्स में से सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ वही कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जो उसका होता है। इस तरह से अगर रोज पर सनलाइट आ रहा है, उसमें 7 कलर्स हैं, लेकिन रोज ने क्या किया कि सारे कलर्स को रख लिया और सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट किया। तो इस तरह से क्या होगा, हमें रोज का कलर क्या दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। वही रोज की लीफ की बात करें, उसने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब किया और सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया। तो क्या दिखेगा हमें, लीफ का कलर ग्रीन दिखेगा। चलो अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक है, ब्लैक मीन्स डार्कनेस, मीन्स विदाउट लाइट, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पर अगर कोई लाइट पड़ता है
तो वह किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सारे के सारे लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमें वहाँ पे लाइट दिखेगा ही नहीं, हमें क्या लगेगा वहाँ पे डार्कनेस है, वहाँ लाइट नहीं है, मतलब कलर क्या है उसका, ब्लैक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर वाइट है, इसका मतलब ये होता है कि वह उस पर पड़ने वाले सभी लाइट्स को, लाइट मतलब पूरे तरह लाइट्स को, लाइट के सभी कलर को क्या कर दिया, वो रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब 7 कलर्स गए और 7 कलर्स रिफ्लेक्ट हो गए तो हमको फिर से क्या दिखेगा, वो वाइट ही दिखेगा, क्योंकि बिकॉज वी नो वाइट लाइट कंटेंस 7 कलर्स, है ना। बात समझ में आई आपको? चलिए, तो अब आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो मिरर बनाते हैं हम लोग, तो मिरर पे हम लोग सिल्वर की कोटिंग करते हैं। तो सिल्वर की कोटिंग क्यों करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज वाइट, बिकॉज सिल्वर इज शाइनी वाइट। तो अब ये क्या होगा कि सिल्वर की कोटिंग करेंगे तो उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आएगा तो ऐसा नहीं है कि ये अपने अंदर लाइट के कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा, जो लाइट आएगा वही लाइट ये फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए हमको ऑब्जेक्ट का जो रियल कलर है वो हमको दिखाई दे देगा। इसलिए जब भी मिरर फॉर्म करते हैं हम लोग, तो मिरर के पीछे सिल्वर कोटिंग करते हैं, ताकि सिल्वर वाइट होता है और वो पूरी लाइट को, कलर्स को, सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर सके। अब इसमें एक चीज़ और आता है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ा हमने ये लाइट्स के बारे में, तो गर्मी के मौसम में नहीं, हम लोग जनरली वाइट कलर पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी कम लगता है, क्योंकि वो उस पर जो भी लाइट कलर पड़ते हैं सभी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग हीट का, जो हीट एनर्जी है ना लाइट में, वो हमको महसूस कम होता है। जबकि विंटर में क्या होता है, हम लोग डार्क कलर्स पहनते हैं, ब्लैक कलर, रेड कलर। क्यों होता है? क्योंकि वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा एंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो ज़्यादा हीट करेगा तो हमको वो गर्म महसूस होगा नहीं। तो विंटर सीजन में हम लोग डार्क कलर पहनना पसंद करते हैं और समर सीजन में लाइट कलर। रीजन समझ में आ गया होगा आपको? चलिए, तो ये एक मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, इसे कहते हैं प्लेन मिरर। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है स्फेरिकल मिरर। नहीं, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो ये जो होता है ना, एक हॉलो स्फीयर का हाफ पार्ट हमने लिया। एक स्फीयर है, हॉलो है, अंदर से खाली है, इसके हाफ पार्ट को लिया और क्या किया, इसके ऊपर से देखो हमने जो इसका कन्वेक्स पार्ट है उधर से हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, है ना। तो जो इसका इंटरनल पार्ट है वो क्या बन गया, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब एक और इसका पार्ट लें, एक और हम हॉलो स्फीयर लें और उस हॉलो स्फीयर का हाफ पार्ट फिर से लें, और इस बार क्या करें, जो इसका इंटरनल पार्ट है उसको हम लोग पॉलिश कर दें। तो जो इसका आउटर पार्ट होगा वो बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह से दिख रहा होगा आपको कि ये 2 टाइप्स हो गए इसके। अब एक में दिख रहा होगा कि इसका जो कनकेव पार्ट है, जो इंटरनल पार्ट है, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरे में क्या है, जो इसका आउटर पार्ट है, कन्वेक्स पार्ट है, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस तरह से ये 2 मिरर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर में 2 होते हैं, ये कहलाएगा कनकेव स्फेरिकल और ये कहलाएगा कन्वेक्स स्फेरिकल। यहाँ पे मिरर लगा देते हैं। तो ये क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका कनकेव पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका कन्वेक्स पार्ट
रिफ्लेक्टिंग हो। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए स्फेरिकल मिरर हुज कनकेव पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव स्फेरिकल मिरर। और यहाँ कह सकते हैं ए स्फेरिकल मिरर हुज कन्वेक्स पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, ये कहलाएगा कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब इसी तरह से एक और होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक समझते हैं आप लोग, एक पैराबोला का शेप। अब यहां भी दो होते हैं, इसके आउटर पार्ट को हम लोग पॉलिश करेंगे और इसके इनर पार्ट को पॉलिश कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब अगर इसको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, इसका कनकेव पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और इसका कन्वेक्स पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो ये कहलाएगा कनकेव पैराबोलिक मिरर, जबकि ये कहलाएगा कन्वेक्स पैराबोलिक मिरर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चों को? चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि ये हमने मिरर का टाइप पढ़ लिया। अब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के कुछ खास रिजल्ट्स होते हैं, नहीं वो रिजल्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आइए। तो बच्चों यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का। चलिए वन बाय वन इसको डील करते हैं हम लोग। यहाँ क्या पहला पॉइंट लिखा हमने, इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। सिंपल सी बात है कि यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, चलो यहाँ मैंने किसी को खड़ा कर दिया। अब यहाँ एक मिरर है, तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्वियस है कि प्लेन मिरर के पीछे फॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पहला पॉइंट हमने ये बताया कि जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वही क्या होगा, वो क्या क्या रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही रहा होगा इमेज का साइज। जो हाइट ऑब्जेक्ट का वही हाइट इमेज का, जो मोटाई ऑब्जेक्ट का वही मोटाई इमेज का। यानी कि जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज हमारा मिरर का भी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो क्या होगा, वही होगा जो डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट का रहा होगा। जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, इसका सर ऊपर हो पैर नीचे हो, तो जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा वो भी क्या होगा, इसका सर ऊपर होगा और पैर नीचे होगा। ऐसा नहीं होगा कि पैर ऊपर हो जाए और सर नीचा हो जाए, ऐसा नहीं बनने वाला। ऐसा नहीं बनेगा, है ना। जब ये बनेगा तो ये क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट इज एन इमेजिनरी इमेज एंड कांट ऑब्टेन्ड ऑन कर्टेन। अब ये इमेजिनरी इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको हमारे वीडियो को देखना होगा जो मैंने इमेज के बारे में बताया है। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ जाइए, उसको क्लिक कीजिए, उसको आप देख सकते हैं। नहीं, फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि ये एक इमेजिनरी होता है, और जो इमेजिनरी इमेज होता है उसको हम लोग कर्टेन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। कर्टेन पे ऑब्टेंड करने के लिए जो इमेज है वो रियल होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली, इमेज फॉर्म इज लिटरली इन्वर्टेड। अब ये क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। अगर हम एक प्लेन मिरर लेते हैं और प्लेन मिरर में क्या करें कि अपने हम राइट हैंड को रेज करें, तो आपको मिरर में ऐसा दिखेगा कि आपने अपने लेफ्ट हैंड को रेज किया हुआ है। तो ये हम लोग को
मूव कर दिया, लिटरली क्या करता है वो इन्वर्ट करता है। अगर हम लेफ्ट हैंड को रेज करते हैं तो वहाँ क्या लगेगा कि हमने अपने राइट हैंड को रेज किया हुआ है। तो जो हमारा लेफ्ट का पार्ट है वो वहाँ राइट हो जा रहा है और जो राइट का पार्ट है वो क्या हो रहा है वहाँ पे लेफ्ट हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे इसको हम लोग कि ये लिटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है कि वो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देता है। अब कह रहा है कि अगर मिरर को इफ द मिरर इज मूव फ्रॉम d डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट देन द इमेज इज मूव फ्रॉम 2d टू द ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और यहाँ रख दिया मिरर को, और अब क्या करें, यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा r है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब हमने मिरर को यहाँ ना रख करके हमने यहाँ पे रख दिया। क्या किया हमने, इसको D से मूव कर दिया। तो पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज था वो यहाँ बन रहा होगा, R है तो R पे, लेकिन अब क्या होगा, अब जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो यहाँ होगा। अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D तो होगा ही होगा, प्लस इसका जो R डिस्टेंस था वो भी होगा। तो यहाँ जो डिस्टेंस हमारा इंक्रीज किया वो 2D से इंक्रीज किया। पहले हमारा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2R था, लेकिन अब जो डिस्टेंस है 2R प्लस 2D, तो ये 2D से इंक्रीज किया ना हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच का। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मिरर को D डिस्टेंस से हम लोग अपार्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट के बीच का और इमेज के बीच का डिस्टेंस है वो 2D से अपार्ट हो जाता है। ठीक है, ये वो पॉइंट हमारा। चलिए आगे का कुछ पॉइंट देखते हैं। चलिए यहाँ कुछ हम लोग और पॉइंट्स लिखे हैं, उसको डील करते हैं हम लोग। अब है कि टू गेट द फुल साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मिरर शुड बी एट लीस्ट हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमको एक फुल साइज इमेज देखना है किसी ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा, यहाँ से लाइट रे हमारे आई तक आएगा, बॉटम से लाइट रे जाने से टॉप तक, फिर ऊपर ऊपर देख पाएंगे हम। तो अब देखिए कि अगर इसका टोटल हाइट h है तो ये हाइट कितना हुआ, h/2। यानी कि अगर जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का है उसके हाफ साइज का भी अगर हम मिरर ले लेते हैं तो उसका फुल साइज हम लोग इमेज देख सकते हैं। अब कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ मिरर इज मूव्ड फ्रॉम थीटा देन द इमेज इज चेंज्ड बाय 2 थीटा। वो समझ लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ हमारा मिरर है, ये इस पे जा रहा है परपेंडिकुलर, तो ना ही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बना ना ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, ये टोटली हमारा उसी नॉर्मल पे गया, नॉर्मल पे आया। लेकिन अगर हम इसको थीटा से मूव कर दे रहे हैं, यानी कि इसके बीच का जो एंगल है वो हमने ले लिया थीटा, तो अब जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल क्या होगा, क्योंकि जितना से ये मूव किया उतना से इसका नॉर्मल मूव कर जाएगा, तो ये थीटा से मूव कर जाएगा। अब थीटा से मूव कर रहा है तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट वो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब जो ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ फॉर्म करेगा उसके बीच का जो एंगल हो गया वो 2 थीटा से चेंज कर जा रहा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान है, मज़ा आ रहा है समझो इसको। मैंने बताया कि अगर ये मिरर मूव कर रहा है थीटा से तो इसका नॉर्मल मूव कर जाएगा थीटा से। अब नॉर्मल थीटा से मूव किया तो जहाँ पहले हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बन रहा था अब वो थीटा बन जाएगा। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, थीटा। तो इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का अब एंगल 2 थीटा हो गया हमारा। तो यही बताया मैंने यहाँ पे, इफ द डायरेक्शन ऑफ मिरर इज मूव्ड या चेंज फ्रॉम थीटा देन द इमेज इज चेंज बाय 2 थीटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होगा, ये दोनों कितना चेंज कर जाएगा, 2 थीटा से चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे
इफ़ द एंगल इज थीटा बिटवीन टू प्लेन मिरर्स देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज, अगर दो मिरर लेते हैं और उस मिरर के बीच में कुछ एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री रखें, 90 डिग्री रखें, 180 डिग्री रख दें, है ना, 0 डिग्री कर दें, तो कितने सारे उसमें हम लोग इमेज देख सकते हैं वो आते हैं। तो इसको समझते हैं। अब हमने अगर एक मिरर लिया ऐसे, एक मिरर लिया ऐसे और दोनों को 90 डिग्री पे रख दिया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 360 बाई थीटा, यानी कि 360 बाई 90, 4 हो गया। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि अगर रिजल्ट इवन आता है तो इमेज क्या होगा, जो रिजल्ट आया -1। तो यहाँ नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, बताओ, 3, 4 - 1, ठीक है। चलिए अब अगर हम 60 लेते हैं तो 60 लेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 6 - 1 5 हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। अब हम ऐसा करें कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 180 डिग्री होगा और यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो 360 बाई 180, 2 -1, तो कितना हो गया, 2 हो गया, 2 - 1 = 1। तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज दिखाई देगा जो यहाँ बनेगा या यहाँ बन सकता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री कर देते हैं, यानी कि एक मिरर ऐसा और एक मिरर ऐसा, 0 डिग्री हो गया, और यहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 360 बाई 0, यानी कि अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। ये हम लोग कहाँ देखते हैं, अगर जाते हैं सैलून में जाते हैं तो वहाँ 2 मिरर्स लगे होते हैं, तो अगर वहाँ देखोगे ना तो हमारा इमेज इसमें बनेगा, फिर वो मिरर का इमेज इस मिरर में बनेगा, फिर इस मिरर का इमेज इसमें बनेगा, इस तरह से इनफाइनाइट इमेज बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके बीच का एंगल 0 डिग्री ले लेते हैं तो क्या होता है, वो इमेज कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कुछ फैक्ट्स पढ़े हमने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के, मज़ा आया होगा।